हेलो बच्चों, मल्टीडिसिप्लिनरी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो केमिस्ट्री में हम इस कोर्स में आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी सभी वीडियोस के लिंक आपके चैनल में है, इसी चैनल में। साथ ही में फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक, ये हमने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करते हुए हम एलिमेंट्री आइडिया ले चुके हैं। नेचुरल और सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, रेंसिडिटी यानी बासीपन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं हम कि फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस के बारे में, कि खाद्य परिरक्षक करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तरीके हैं। तो वो सब हम फटाफट इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद बस एक वीडियो रह जाएगी हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनेस की, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोसेसेस पे आने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जो एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में आप कहते हैं कि ऑक्सीकरण रोधी। यानी कि मैंने आपको अब तक बताया है इस चैप्टर में कि किसी भी खाद्य पदार्थ के खराब होने में ऑक्सीडेशन का बहुत रोल होता है। ऑक्सीजन है जो, वो क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है सब्सटेंसेस का। जो पोषक तत्व है उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसकी वजह से आपका खाना खराब हो जाता है, बासीपन आ जाता है। ठीक है, तो उस ऑक्सीकरण विधि को रोकने के लिए हम डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीकरण रोधी, नाम से ही पता लग रहा है, जो ऑक्सीकरण प्रोसेस को रोके उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण रोधी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो सब्सटेंसेस विच इनहिबिट यानी कि रोकना, ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो रोकते हैं, और दैट वाई द स्टॉप द फ्री रेडिकल्स फ्रॉम प्रोपेगेटिंग, एंड दी सब्सटेंसेस आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीकरण रोधी। राइट, तो इनका काम क्या है, एक तो फूड रेंसिडिफिकेशन को रोकना, डिटीरियोरेशन को, और साथ ही में शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पहले ही मिलते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन, माइकोथायोल, और कुछ एंजाइम्स जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं। साथ ही में विटामिन सुना होगा आपने नाम, बहुत ही फेमस है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, हार्मोन्स हैं, वैसे ही आपका विटामिन है। सो विटामिन क्या है, दे आर द कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, या फिर लगा लीजिए कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ज़रूरी है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना। किस लिए, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में हमारे जो पाचन की क्रियाएं हैं वो सही तरीके से काम करती है बॉडी में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़रूरी है ये। ठीक है, यदि आपके पाचन क्रियाएं सही काम करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है विटामिन होने चाहिए। राइट, तो दे आर क्वाइट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हालांकि कुछ विटामिन्स को ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो एक विटामिन के अंदर आते हैं उनको हम कहते हैं विटामर्स। उदाहरण देखते हैं, विटामिन ई सुना होगा आपने। विटामिन ई के 8 विटामर्स हैं, यानी कि 8 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको संयुक्त रूप से हम विटामिन ई कंसीडर करते हैं। हम मानते हैं कि ये विटामिन ई है। तो ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से 4 आपके टोकोफ्रोल्स हैं और 4 टोकोट्राइइनोल्स। ठीक है, इनके बारे में जो क्लासिफिकेशंस है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको आइडिया पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, टोटल कितने विटामिन माने जाते हैं, 13, जिनमें से विटामिन ए सुना होगा आपने, जो कि गाजर वगैरह में मिलता है, आपका आंखों के लिए सेहतमंद है। ठीक है, ऐसे ही विटामिन B2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12, इन सभी को, ये जितने भी बी वाली सीरीज़ है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको ध्यान रखना। तो एक हो गया था विटामिन ए, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, कैल्सीफ्लोर। ये नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद कर लो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ई का एग्जांपल मैं अभी दे ही चुका था, ये आपके टोकोफ्लोर एंड टोकोट्राइइनोल्स। तो दे आर द विटामिन ए।
एंड लास्ट में विटामिन के। ठीक है, तो ये आपके कुछ विटामिन हैं जो कि ज़रूरी है आपकी पाचन क्रिया के लिए, पाचन शक्ति के लिए। ठीक है, तो अब इन सभी में से केवल 2 विटामिन देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें ये सभी आ गए, एंड विटामिन सी, दे आर वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील हैं, जबकि बाकी सभी विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर वसा घुलनशील। ठीक है, या फैट सोल्यूबल है, वो आपके वसा में घुल जाते हैं। आपको याद हो, वसा के बारे में बताते हुए, फैट्स के बारे में बताते हुए मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट तो क्या था कि काफ़ी एनर्जी या ऊर्जा निकलती है, और दूसरा पॉइंट क्या था कि विटामिन जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वसा की ज़रूरत है। तो वो आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये आपके वसा में घुलनशील है, इसलिए वसा का होना ज़रूरी है यदि आपको इन विटामिन की ज़रूरत है बॉडी में। ठीक है, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि एंटीऑक्सीडेटिव, हम एंटीऑक्सीडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीकरण रोधी विशेषताओं के साथ होते हैं। वो कौन से हैं? विटामिन ए, सी एंड ई, 3 है आपके पास सिलेबस में, ए, सी, ई। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है ना, ये कुछ याद करने की ज़रूरत थी। ये आपको समझाने के लिए है कि यदि क्यूरियोसिटी पॉइंट से आप समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। सो शुरुआत से करते हैं, ये है आपका विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए में एक्चुअल में क्या है, यह आपका है विटामिन ए। साथ ही में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यह आपका सी ओ सी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो विटामिन ए क्या एक्चुअल में करता है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑक्सीकरण रोधी विशेषताएं क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन थी आपके पास, पेरोक्साइड खाने में पेरोक्साइड बना, उस पेरोक्साइड को इसने कैप्चर कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई आपके फूड से, तो इसलिए हम विटामिन ए को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीकरण रोधी विशेषता इसकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेरोक्साइड आपके खाने में बनेगा, जो कि आपके खाने को सड़ाने का काम करता है, तो उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेगा और उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यही वजह है कि हम इसमें विटामिन ए या एंटीऑक्सीडेशन क्यों दिखाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी कैसे हेल्प करता है। ये आपका विटामिन सी है, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड है आपका। ठीक है, और विटामिन सी में ऐसे ही ऑक्सीजन फिर से आएगा और ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक H, इस वाले ऑक्सीजन से एक H आपका रिमूव हो चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ हुआ क्या है कि जो पेरोक्साइड था वो लेस टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, OH में बदल गया। तो आपके खाने में जो O डॉट था, फ्री रेडिकल था, वो किस में बन चुका है? OH में। और जब OH में बन चुका है, OH खतरनाक नहीं है हमारे खाने के लिए, तो इस वजह से ये आपका एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रखता है विटामिन सी। ठीक है, तो ध्यान रहे दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है। यहाँ पे आपके इपोक्साइड रिंग बन रही थी COC, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को कैप्चर कर दिया ट्रायंगल में, ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया। इसका तरीका क्या है कि ऑक्सीजन जो आएगी उसको कैप्चर नहीं करेगा, बट उसका स्टेट चेंज कर देगा, उसकी जो नेचर है वो बदल देगा। ठीक, तो ऐसे ही विटामिन ई की भी बात कर लेते हैं। फिर विटामिन ई के केस में ये आपके पास है कुछ मॉलिक्यूल्स, टोकोफ्रोल्स हैं ये, और ये टोकोट्राइनोल्स। मैंने बताया था ना, चार ये हैं और 4 ही ये हैं। ठीक है, तो अब इनके केस में भी क्या होगा, आपके पास जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, बेसिकली एक H यहाँ देख सकते हैं, ये H डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा? आपके खाने में क्या था? O डॉट,
peroxide था ना, तो H ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा तो ये किस में बन जाएगा, OH में। तो जैसे विटामिन सी कर रहा था वैसे ही विटामिन ए भी काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए और ज़्यादा कुछ डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। सो विटामिन ए, अब बात करते हैं, एक कॉमन सी बात समझिए कि जो विटामिन सी था वो तो वाटर सोल्यूबल हो गया, ठीक है, और विटामिन ए और बी, ई, ये आपके फैट सोल्यूबल है। अब इनमें यदि आपके पास फैटी सेल्स हैं, ठीक है, वसा युक्त कोशिकाएं हैं, तो उनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी से एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट आपका इन तीनों में ये रहेगा। ये केवल हम किस पर्यावरण की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन की, जब आपके वसा युक्त हो, यानी वसा बहुत सारा हो कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये था आपका एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीकरण रोधी। यही मैंने, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि विटामिन ए पोजेस मोर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इन कंपैरिजन टू विटामिन ए इन फैट एनवायरनमेंट, वसा युक्त पर्यावरण में। ठीक, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस, कि खाद्य परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो दो मेथड में डिवाइड किया गया है, ठीक है, विभाजन किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, तो फिर है मॉडर्न। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, पहला है क्योरिंग। क्योरिंग में क्या होता है कि हमें बस नमी को निकालना है, ठीक है, और नमी को निकालने के लिए आप उसको गर्म कर सकते हैं खाने को, ठीक है, खाने को गर्म किया या एडिशन ऑफ सोल्ट, शुगर वगैरह ये सब ऐड करने से भी डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, सेकंड मेथड, ओके, सेकंड मेथड आपके पास ट्रेडिशनल मेथड में आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि जो फ्रिज में आप सामान रख देते हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यदि लंबे के समय के लिए आप अपने खाद्य पदार्थ को रखते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है परिरक्षण की। ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर में कम तापमान कंडीशंस पे जो जीवाणु है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर वो खाने की बर्बादी होने के खतरा कम है। ठीक है, ऐसे ही रेफ्रिजरेशन आपकी तीसरी मेथड है, थर्ड मेथड, जिसमें बहुत कम टेम्परेचर, ये देखिए आपको कितना रखना है, 4 to 10 डिग्री, यानी 0 से ऊपर। सबसे फ्रीजिंग में तो 0 से माइनस रखना होता है, 0 से कम में, बट रेफ्रिजरेशन में आपको जस्ट एक स्मॉल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ठंड का। ठीक है, और ये किस लिए ज़रूरी होता है, पेरिशेबल आइटम्स के लिए, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकना है। ठीक है, तो ये था आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग किस लिए, कि कुछ ऐसे जो तरल पदार्थ है, जैसे पानी हो गया हमारा, या फिर आपका दूध, दूध को भी आपने बचाना तो है जीवाणुओं से। ठीक है, तो उसके लिए हम लिक्विड को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे। आपने देखा होगा घर में जब दूध आता है तो उसको उबालते हैं पहले बहुत ज़्यादा। वो किस लिए, क्योंकि ज़्यादा तापमान पे आपके जितने भी जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनको मारने के लिए। क्यों, यदि आप उनको नहीं मारेंगे तो फिर वो आपके खाने को, आपके दूध को आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका चौथा मेथड। नेक्स्ट आपका आता है शुगरिंग। शुगरिंग का मतलब क्या है कि चीनी को ऐड करना। ठीक है, तो आपने काफ़ी फूड स्टफ्स जैसे कोल्ड ड्रिंक मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, उसमें देखा होगा कि शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव लिया जाता है। ठीक है, उसकी मेन वजह हालांकि केमिस्ट्री पॉइंट से ऑस्मोसिस है, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। बस आप इतना समझ लीजिए, यदि ज़्यादा चीनी आपने डाली हुई है तो उसकी वजह से जो जीवाणु है उनके जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो फट जाती हैं। कोशिकाओं में फटने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से जीवाणु मर जाते हैं, और ये भी एक तरीका जीवाणुओं को मारने का। फिर अगला मेथड आता है पिकलिंग, यानी कि अचार। आप घर में अचार वगैरह बनाते ही हैं, तो प्रोसेस ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ,
किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उस खाद्य पदार्थ को वेजिटेबल ऑयल्स या विनेगर, वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि तेल में या फिर सिरके में डालकर रखते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन या हवा की एब्सेंस में आपके पास प्रोसेस हो, फर्मेंटेशन हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पिकलिंग। ठीक है, तो मेन बस आप इस बात को समझ लिए। मान लीजिए ये आपके पास खाना है, तो आपने क्या करना है, खाने को किसी एक तरल पदार्थ में डाल के रखना है। ठीक है, चाहे वो आपका सिरका है या आपका ऑयल है, तेल है। तो यदि ऐसे करके रखते हैं तो इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये था आपका पिकलिंग मेथड। फिर उसके बाद कैनिंग मेथड आता है। कैनिंग आपने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस आते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ कैनिंग में कि आपके पास जो फूड स्टफ है उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद एक कैन में उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, सील करने से अब क्या है कि आपने ऑक्सीजन तो लिमिट कर दी, ऑक्सीजन उसमें है नहीं, और टेम्परेचर भी हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप, पर इसका नुकसान ये है कि देर आर चांसेस, संभावनाएं किस बात की है, विषाक्त होने की, कि आपका जो फूड है, खाद्य पदार्थ है, वो विषाक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैंस आपके किसके बने होते हैं, मेटल्स के। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव साइड है इसकी। नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन के लिए यदि आपको मैं आसान भाषा में बताऊं, आप जो गन्ना होता है, गन्ने से हम अल्कोहल बनाते हैं, शराब। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सी है, फर्मेंटेशन। ऐसे ही आपके जो व्हीकल्स हैं, आपने सुना होगा फिलहाल व्हीकल्स चलते चलते हैं उस पर, पेट्रोल पे। ठीक है, लेकिन आगे चल के आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा ब्लेंडेड इथेनॉल आने वाला है। ठीक है, यानी कि फ्यूल में यदि आपका 80% पेट्रोल है तो 20% क्या रहेगा, इथेनॉल, जिसको हम बायो इथेनॉल भी कह देते हैं। वो इथेनॉल किस प्रोसेस के थ्रू आता है, वो आता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की हेल्प से हम जो भी हमारे पास पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे गन्ना हो गया या और गेहूँ वगैरह की, धान की फसलों की, तो इन फसलों के बचे हुए अवशेष को हम फर्मेंट करने के बाद इथेनॉल बनाते हैं, और उस इथेनॉल को यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे। ठीक है, तो ये फर्मेंट है। तो ये आपके कुछ मेथड्स थे, 8 मेथड बताए हैं आपको, जो कि कौन से थे, ट्रेडिशनल, यानी कि जो बहुत अनंत काल से हमारे पास चलते आ रहे हैं। ठीक है, हम करते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है मॉडर्न। मैंने बताया था 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मेथड है पास्चराइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जो आपके पास खाद्य पदार्थ है उसको, उसका निर्जलीकरण करने को, प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं, मिल्क, फ्रूट जूस, क्रीम्स, एग, वाइन एट्सेट्रा। तो इस मेथड के थ्रू हम शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसको काफ़ी उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या करती है, जो जीवाणु है उनको निकाल देती है, ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास, आपके पास है एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री सब्सटेंस मिलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तरीका ये, एक ये, एक ये, वैट, HTST और UHT। क्या है, एक नॉर्मल सा डिफरेंस देख लेते हैं। वैट क्या है, जिसमें टेम्परेचर आप रखते हैं, तापमान रखते हैं 62 से 65 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के लिए, और उसके बाद एकदम तेज़ी से उसको ठंडा करना है, स्विफ्ट मतलब तेज़ी के साथ। तो इससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो था वैट। फिर HTST,
हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी आप और ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ही कम समय के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ 30 मिनट्स था, जो डिक्रीज़ होकर कितना रह गया, जस्ट 15 से 30 सेकंड्स, मिनट नहीं है सेकंड है। और साथ ही में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ गया। और फिर उसके बाद रैपिड कूलिंग हुई, कहाँ तक, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से 2 से 3 हफ्ते तक की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये था HTST। नेक्स्ट आपके पास आता है UHT, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। अल्ट्रा हाई में क्या है कि आपके पास बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि एकदम हाई टेम्परेचर किया फिर उसको ठंडा किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिससे काफ़ी ज़्यादा समय के लिए आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ये था पास्चराइजेशन। नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है फ्रीज ड्राइंग, जिसको लायोफिलाइजेशन भी कह देते हैं और क्रायोडेसिकेशन भी कहा जाता है। इस मेथड में क्या होगा कि आपके खाद्य पदार्थ को जमा दिया जाएगा और वैक्यूम की प्रेजेंस में, यानी कि वैक्यूम सुना होगा आपने कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर आपके वैक्यूम है। तो वैक्यूम कंडीशंस क्रिएट करने के पश्चात आपके खाद्य पदार्थ को जमा दिया जाएगा। सो मॉइस्चर कंटेंट हमने निकाल दी है, नमी निकाल दी है, कम टेम्परेचर पर उसको फ्रोज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में वैक्यूम है, यानी ऑक्सीजन वगैरह तो होगी नहीं, हवा नहीं होगी उसमें। तो इन सभी मेथड की वजह से जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपके पास आता है वैक्यूम पैकिंग। ये तो अक्सर यूज़ किया जाता है आपके लेज, इन सभी में लेज हो गया, अंकल चिप्स, कुरकुरे, जो भी आप खाते हैं, तो इन सभी में यही मेथड यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, वैक्यूम ट्रीटमेंट से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, हवा को निकाल लेते हैं और वहाँ पे इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह डाल देते हैं और उससे सील कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपके आता है मेथड इरेडिएशन, विकिरणीकरण का। हम क्या करते हैं, इसमें जो खाद्य पदार्थ है उन पे विकिरण करते हैं, उनको बीटा रेज से, गामा रेज से। तो आपके पास खाना है, आपने बीटा रेज डाली, बीटा रेज और गामा रेज क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी आपके पास वो थे क्या, जीवाणु, तो वो जीवाणु मर जाएंगे। और एक बार जीवाणु मर गए तो उससे आपकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। बस इसका नुकसान क्या है कि आपके खाद्य पदार्थ में जो विटामिन्स हैं, लाइक विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नुकसान है इसका इरेडिएशन का। फिर आपके पास नेक्स्ट मेथड आता है केमिकल फूड, रसायन परिरक्षक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट्स जैसे कि बेंजोइक एसिड, बेंजोएट वगैरह, ये सब आप डालते हैं, ठीक है। सोर्बिक एसिड हो गया, सोर्बेट्स हो गया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड्स, प्रोपियोनेट्स, ये सभी उदाहरण हैं आपके केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स के। और इन सब का एक ही मकसद है कि भाई आपके खाने की जो जीवाणु है उनसे रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में आपके साथ क्या होगा कि इसमें जो फूड है उसको काफ़ी उच्च दबाव में, हाई प्रेशर कंडीशन में रखा जाएगा। इतने उच्च दबाव में जो आपके जीवाणु है, एंजाइम्स है, वो सभी आपके ख़त्म हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से इस मेथड में फूड का टेक्सचर, फ्रेशनेस, स्मेल, आपका फ्लेवर्स सभी प्रिजर्व रहेगा। और ये मेथड यूज़ किया जाता है जूस, जेलीज, जैम्स, फिश, मीट्स एट्सेट्रा, वेजिटेबल्स को सेव करने के, प्रिजर्व रखने के लिए। तो ये था आपका पास्चराइजेशन मेथड, जिसको हम हाई प्रेशर प्रोसेसिंग HPP या HHP भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बायो प्रिजर्वेशन। देखिए नाम से समझ आ रहा है, प्रिजर्वेशन तो हम सबके पढ़ ही रहे हैं, परिरक्षक, बट किसके द्वारा, बायो वर्ड आ गया। इसका मतलब इस मेथड में हम जो माइक्रोबियल्स हैं, रोगाणु हैं, उनको ही यूज़ करेंगे ताकि वो खुद रक्षा करें हमारे
खाने के सड़ने की या ख़राब होने से। तो इसके लिए कौन से एग्जाम्पल है, देखिए एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यह आपका बहुत ही कॉमनली यूज बायो प्रिजर्वेटिव है। सच बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ये पेरोक्साइड विच आर एंटीमाइन। तो होगा क्या, आपके खाने में यदि आपने ये बैक्टीरिया मिला दिया, ठीक है, जो कि हार्मफुल नहीं है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके अंदर खाने में आपके पास लैक्टिक एसिड जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव बनाएगा। वो फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव आपकी रक्षा करेंगे खाने की, किससे, ताकि और जीवाणु उस पर अटैक ना करें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आता हूँ। उसके बाद है हर्डल टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी ही फेमस है टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप उदाहरण के लिए बताऊं, यदि आप रोड पर चल रहे हैं अपनी बाइक या स्कूटी पे काफ़ी हाई स्पीड में, और यदि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आ जाए तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। ऐसे ही एक की बजाय 3 4 5 6 ऐसे यदि आपके पास स्पीड ब्रेकर आ जाए तो बहुत ही धीरे से आप जाएंगे, स्पीड काफ़ी कम रहेगी। तो वही सेम सिनेरियो हमने यहाँ यूज़ किया है कि खाने को या खाने की क्वालिटी को बचाने के लिए हम ऊपर जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं, तरीके पढ़े हैं, उनको हम वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वर्क्स बाय कंबाइनिंग मोर देन वन अप्रोच, एक अप्रोच से ज़्यादा। ठीक है, एंड दीज अप्रोचेज एक्ट एज ए हर्डल्स। ये हर्डल्स की तरह जैसे स्पीड ब्रेकर थे वैसे ही आपके एक्ट करते हैं और अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ कर, जैसे टेम्परेचर हाई कर दिया, एसिडिटी बढ़ा दी, या फिर प्रिजर्वेटिव केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लिए, ठंडा कर लिया खाने को। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंसेप्ट है सारे, और इन सभी को कंबाइनली हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हर्डल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन थर्मल प्लाज्मा। नॉन थर्मल प्लाज्मा, कोल्ड प्लाज्मा, यस, इट इज़ अ प्लाज्मा विच इज़ नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या करते हैं कि जो खाना है ना, खाने की जो सरफेस है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं आयनाइज गैस से। जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन हीलियम को आपने क्या किया, आयनाइज किया, ठीक है, और उसको इसके ऊपर डाल दिया, राइट। अब क्या होगा कि जो हाईली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, रेडिकल्स हैं, ठीक है, वो होते हैं इसमें आयनाइज गैस में, और ये क्या करेंगे कि जो आपके जीवाणु हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है उनको मार देंगे। ठीक है, तो ये तरीका यूज़ किया जा सकता है नॉन थर्मल प्लाज्मा में। और नेक्स्ट आपके पास मेथड है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या है, इस अप्रोच में जो खाद्य पदार्थ है उसके आसपास का वातावरण ही चेंज कर दो। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके लेज पैक के पैकेट है, आपने चिप्स बनाए और चिप्स को घेरे हुए आपका है वातावरण जिसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब यदि हम उस ऑक्सीजन को निकाल कर वहाँ पर नाइट्रोजन डाल देते हैं और कोई गैस लगा देते हैं, या उसको और किसी गैस से भर के उसको सील कर देते हैं, तो ये क्या है, मॉडिफाइड कर दिया हमने वातावरण। ठीक है, तो ये मेथड था आपका इसका। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ मेथड्स थे आपके, और साथ ही में ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, वो भी हमने उसमें इस टॉपिक में देखा। तो आज के लिए वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कुछ ना समझ आए, यू आर मोस्ट वेलकम। और रही बात प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, चाहे स्पीड अप करके देख लीजिए यूट्यूब वीडियोस, जैसा आपको ठीक लगे, पर उनको पढ़ो, उनको देखो, समझो, कुछ ना समझ आए पूछिए, ताकि आपको एमडीसी में पेपर में आसानी हो। तो
ठीक है बच्चों, सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, पढ़ते रहे। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय।